वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। चर्चा खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक नगर है और यहां पर ये जिला का मुख्यालय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है। मेरठ दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी में स्थित है और मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का एक हिस्सा भी है। यहाँ भारतीय सेना की एक छावनी भी है और ये उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होते क्षेत्रों में से एक है। और यहाँ पर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थल विदुर का टीला पुरातात्विक खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह शहर प्राचीन नगर हस्तिनापुर का अवशेष है, जो कि महाभारत काल में कौरव राज्य की राजधानी भी था और ये बहुत पहले गंगा नदी की बाढ़ में बह गई थी। और एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावण के श्रवसुरमय दानव के नाम पर यहाँ का नाम मेरठ पड़ा, जैसे कि रामायण में भी वर्णित है। और आज हम मेरठ के तमाम मुद्दों पर ही बातचीत करेंगे। मेरठ में कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर और कार्य किया जाना बाकी है, और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। दीपक गुंज जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिल मुखिया जी हैं, ब्लॉक प्रमुख है मेरठ के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। राजेंद्र भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं दीपक गुंज जी आप ही से करूंगी, चूंकि जिला पंचायत सदस्य हैं आप, और ऐसे में आप कई जो गांव है वो आपके अधीन आते होंगे और ऐसे में कई लोगों से आप मुलाकात करते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते होंगे, गाँव के लोगों से मुलाकात करते होंगे, गाँव के लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर भी पहुंचते होंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी मेरठ में रहने वाले लोगों के लिए किए जाने हैं और उनके लिए किस तरह की कार्य योजना है? सबसे पहले अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर अभी कार्य होना बाकी है? मैडम, मैं जिला ठीक है, रुख करूंगी दीपक जी आपका। और ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कपिल मुखिया जी। कपिल जी, ब्लॉक स्तर पर अगर हम मुद्दों की बात करें तो कौन से वो मुद्दे हैं ब्लॉक स्तर पर जो जिनसे लोग बेहद परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनका समाधान अभी बाकी है किया जाना? क्या कार्य योजना है, कौन से वो मुद्दे हैं ग्रामीणों के लिए खास तौर पर ब्लॉक स्तर पर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क 10 में आपको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जी जी, मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि पहले तो हमारे क्षेत्र की जनता इतनी त्रस्त नहीं है। जब से पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन छोटी मोटी मूलभूत समस्याएं होती है, तो उनमें जैसे शिक्षा के लिए है और आपका बिजली, पानी, सड़क, ये चीजें हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं। इनका निस्तारण तुरंत अब जो जैसे सरकार से हमें भी निर्देश मिले हुए हैं, सबकी समस्याएं बहुत तेज गति से और जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण किया जाता है। लेकिन कपिल जी, जल भराव और पानी की जो पीने का पानी है, पेयजल, उसकी समस्या खास तौर पर यहाँ पर बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर जल भराव की स्थिति पैदा होती है, हमने देखा भी है। और कहीं ना कहीं पार्किंग की जो असुविधा है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं उनका भी सामना करना पड़ता है। ऐसी परेशानी भी लोगों के सामने आती है। ये अभी तक हल क्यों नहीं हो पाया है, क्या कारण रहा, और कब तक इन चीज़ों को, जैसे कि अगर मैंने जिक्र किया जल भराव की समस्या है, पेयजल की समस्या है, कब तक इन्हें पूरा किया जाएगा? क्या कुछ कार्य योजना है? देखिए, हमारा लक्ष्य सबसे पहले जो है 2024 तक सभी समस्याओं का निस्तारण करना है। और रही बात, आपने कहा कि पानी के पीने की बात है, पानी जो है हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, मात्र 6 गांव ऐसे बचे हैं जिनमें पानी की टंकी जो है, सरकारी टंकी जो निर्मित है, जिनमें एक स्वच्छ पानी का जो जनता के लिए सपना देखा हुआ है भारत ने, जैसे कि 70% बीमारियां पानी के कारण होती हैं, उन सबके लिए 6 मात्र गांव ऐसे जिनमें पानी की टंकियां नहीं है हमारे ब्लॉक के अंतर्गत, और उनके प्रस्ताव गए हुए हैं और कुछ गांवों में अभी काम शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ पे। सभी गांवों में पानी की कोई, मुझे नहीं लग रहा कोई समस्याएं हैं, और नहीं जनता का कोई ऐसा प्रस्ताव आया कि हमें पानी पीने के लिए कोई बड़ी समस्याएं हो रही है। तो पानी का तो निस्तारण हो चुका है हमारे ब्लॉक स्तर पर। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है पानी का।
यानी कुछ चीज़ें हैं जिन पर अभी कार्य करना बाकी है और उन पर काम तेज़ी के साथ चल भी रहा है। ज़िला पंचायत सदस्य एक बार फिर से हमारे साथ दीपक गूंज जी कनेक्ट हो चुके हैं। दीपक जी, मेरा सवाल भी आप ही से यही था कि ऐसी कौन सी अगर हम बात करें, चूंकि कई गांव जो आपके अधीन आते होंगे, कई लोगों की समस्याएं आप सुनते होंगे और कई ग्रामीण आपके पास खुद चलकर आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, किस तरह की समस्याएं रहती हैं यहाँ पर मेरठ वासियों के लिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए किस तरह की समस्याएं रहती हैं? मैम, ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं भरपूर हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, आपने बताया पेयजल की सबसे बड़ी समस्या थी, उसके लिए गांव-गांव टंकी लगने का कार्य हो रहा है और आने वाले 1 से 2 साल में हर घर चल जाने का काम करेगा। और दूसरी बात है बीमारी से, जैसे कि अभी कोरोना के 2-3 साल पीछे गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई जो शहरी क्षेत्र में मिल पानी चाहिए थी। तो मेरी अपनी सरकार से मांग है कि हर गांव में लगभग ये जो एएनएम सेंटर बने हुए हैं, डॉक्टर सही टाइम से बैठने का काम करें और गांव में मुफ्त दवाई और शिक्षा, 2 मुद्दे इस देश में जब से देश आजाद हुआ मैम, ये मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेरा अपना ये मानना है और सरकार से गुजारिश है कि सबसे ज्यादा अगर बजट कहीं हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हो, क्योंकि आम जनमानस शिक्षा स्वास्थ्य अगर हमारे मजबूत होंगे तो हमारा देश ज्यादा तरक्की करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक जी, एक खेल के लिए भी जो मेरठ है उसे जाना जाता है और खेल और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा देने के लिए भी। और इसीलिए मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ समय पहले ही यहाँ पर 700 करोड़ की लागत से बनने जा रहे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात मेरठ वासियों को दी थी, कई सुविधाओं से लैस, तकनीक से लैस और तमाम वो सुविधाएं जो खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से जो यहाँ के युवा हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। मैम, अभी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का मेरठ में उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए हैं जी। और अभी योगी जी ने हर ब्लॉक में के हर गांव में एक छोटा मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। माननीय योगी जी की इस पहल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अगर ऐसी पहल ये बहुत पहले हो जाती तो जो गांव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जी, वो प्रतिभाएं बहुत दिन पहले बाहर आने का काम हो जाता है। ठीक, अजय चौधरी जी अध्यक्ष हैं यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर, अपना समय हमें देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार हम जिक्र सर कर रहे हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं जो अभी दी जा रही हैं मेरठ वासियों को और कौन से वो काम हैं जो किए जाने बाकी हैं। अगर आपकी दृष्टि से मेरठ को जानने की कोशिश की जाए तो कैसे समझा जाए मेरठ को, कौन से वो मुद्दे हैं तमाम, चाहे हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें, जल भराव यहाँ पर एक बड़ी समस्या बना रहा है शुरू से ही, उसकी बात कर लें, या फिर खेल के प्रति जो युवाओं का जो रुझान है उसके प्रति अगर हम बात करें तो किस तरीके से मेरठ को आप डिस्क्राइब करेंगे, आपकी दृष्टि से मेरठ किस तरह का है? नमस्कार मनीषा जी, बहुत आपके सवाल बहुत जो है अच्छे हैं। आपका नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ जो है मेरठ स्वतंत्रता संग्राम की जो है प्रथम भूमि है और यहाँ पर जो है आज जो उसको जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी जो मेरठ को, वो आज तक उसे पहचान नहीं मिली है। 1857 में जब मेरठ था तो मेरठ ही नाम से जाना जाता था, आसपास के जो है ग्रेटर नोएडा या जो है गुड़गांव या जो है गाजियाबाद को कोई नहीं जानता था, सिर्फ मेरठ ही जानते थे। आसपास के जो है 150 किलोमीटर तक मेरठ का नाम आता था। लेकिन मेरठ को जो पहचान, जो मेरठ को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह आज तक नहीं मिली है। इसमें कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं वो जो है हमारी सरकार की जो नीतियां रही हैं शुरू से, जो मेरठ को हमेशा जो है एनसीआर में तो ला दिया गया, इसे नेशनल कैपिटल जो है रीजन का कहा गया, लेकिन अभी तक भी इसे जो है वो दर्जा नहीं मिल पाया है। आप ये देखिए कि मेरठ में जो है महाभारत कालीन के जो हस्तिनापुर यहाँ पर जो है मौजूद है। पर्यटन की अगर हम जो है उसको स्थिति में देखें कि अगर यहाँ पर जो है हस्तिनापुर का जो है उद्धार किया जाता, हस्तिनापुर को जो है अगर जो है पर्यटक स्थल बनाया जाता, ऐतिहासिक तो यहाँ किससे भी मेरठ से जुड़े हुए हैं अजय जी जी, तो जो है पर्यटक अगर स्थल जो है बनाया जाता, अगर जो पर्यटकों के लिए यहाँ पे कुछ कार्य किया जाता तो यहाँ पर जो है पर्यटक आते, लोगों को जो है रोजगार मिलता। लेकिन हस्तिनापुर एक ऐसी जगह है जहां पर बरसात के मौसम में 2 महीने तक सरकारी स्कूलों में जल भराव होने के कारण बच्चे अपनी
जो बेसिक शिक्षा है उससे भी जो है पीछे जो है रह जाते हैं। आज 2-2 महीना आप जो है समझिए मनीषा जी की जो है छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि जल भराव हो जाता है। तो आप बताइए कि जब हम लोग, आप ये मानिए कि गांव तो जो है शहर तक पहुंच गया, लेकिन शहर अभी भी मेरठ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर शहर अभी तक नहीं पहुंच पाया है जो है गांव तक। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, आप यकीन मानिए स्पोर्ट्स गुड में जो है मेरठ जो है पूरे जो है देश में जो है नामचीन जो है स्पोर्ट्स गुड के लिए है। आप ये समझिए कि स्पोर्ट्स गुड के लिए स्पोर्ट्स जो है जो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आज तक किसी भी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं करा था। एक कृषि विश्वविद्यालय की जो है अभी कुछ दिनों पहले जो है माननीय मोदी जी ने अभी इसकी जो है उद्घाटन करा है, लेकिन क्या ये जो 20 साल पहले जो होना चाहिए था वो आज हो रहा है? आप ये मान के चलिए डॉक्टर अंबेडकर भीमराव हवाई पट्टी का उद्घाटन कहीं ना आज से 15 साल जी, पहले कहीं हो ना कहीं गया। कमियां रही हैं जो बीती सरकारें रही, कहीं ना कहीं उनकी भी कमियां रही, खामियां रही। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया हाल ही में कि 20 साल पहले जो मेरठ में होना चाहिए था वो अब जाकर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देरी बहुत हुई है और विकास कार्यों को और तेजी के साथ किया जाना चाहिए। चाहे खेल की बात हो, युवाओं की बात हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन राजेंद्र भारती जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस चर्चा में। राजेंद्र भारती जी, अगर हम समाज में योगदान की बात करें तो किस तरह का योगदान लोगों का है और किस तरीके से, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि खेल को महत्वता वहां पर दी जाती है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहां पर पीएम की तरफ से एक बड़ी सौगात 700 करोड़ की लागत से बनने जा रही है, उसको दी गई है। कहीं ना कहीं मेरठ में जो युवा है, मेरठ वासी हैं, खेल के प्रति खासतौर पर उनका रुझान और उनकी जो आकर्षण का केंद्र है वो खेल को बढ़ावा देने के लिए ये जो तमाम सौगातें हैं वो दी जाती हैं। किस तरीके से समाज में योगदान युवाओं का रहे जिससे कि मेरठ में और प्रगति हो और विकास कार्य तेजी के साथ हो, समाज की क्या भूमिका रह सकती है? धन्यवाद मनीषा जी। गांव और किसान की समस्याओं के प्रति इतना गंभीर है नेटवर्क 10, इसके लिए हम उसके आभारी हैं। और यहाँ पैनल में उपस्थित हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नमस्कार और शुभकामनाएं। और इतनी बड़ी कामयाबी आपको विधानसभा या विधान परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव में मिली है, तो उस पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। जहां तक मनीषा जी आप कह रही हैं कि युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, बेसिकली हमारा देश में अभी भी 65% जो है पॉपुलेशन यूथ है, और अगर उसकी एनर्जी को हम प्रॉपर चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी हमारी बेकार हो जाएगी। तो बेसिकली अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे थे कि खेलोगे, जीतने के लिए खेलना जरूरी है। और खेल उद्योग के लिए तो हमारा एक मेरठ जो है ये खेल नगर भी कहा जाता है। जो हमारे जो भी खेल के जो सामान बनाने का है, कैंची का उद्योग है, हमारा जो गुड़ है, हमारे जो कृषि उत्पाद हैं बहुत सारे, गन्ना को जो एथेनॉल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं इस समय, हमारा जो आम है बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत सस्ता आम उपलब्ध है, सब्जियां हैं। जब तक हम कृषि आधारित जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसका वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं होगी। और अभी तो ये है कि हम कहते हैं रोजगार मिलेगा, आपकी पुलिस की भर्तियां हैं या मिलिट्री की भर्तियां हैं, इनके एक सर्टेन नंबर्स हैं, 5% 7% एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अधिकांश जो हमारे यूथ हैं, अब जैसा कि दीपक जी बता रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, शिक्षा की समस्या बहुत दूर दूर भेजते हैं बच्चों को पेरेंट्स अपनी आय से किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करके शहर के स्कूलों में। तो शिक्षा बेहतर की जाए, केंद्रीय विद्यालय अच्छे हो सकते हैं, तो हमारे ये सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? विडंबना ये है कि क्लास 1 से लेके 12वीं तक के बच्चे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और 12वीं के बाद हमें प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो अभी जो भी हमारी ये एजुकेशन की जो व्यवस्था है इसमें बेहतरी की जाए। अभी आप देख रही होंगी कि स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं और उन्होंने किताबों का बोझ जो है वो किताबें उन्होंने दोबारा चेंज कर दी हैं और लगभग
छोटे छोटे बच्चों के कंधों पे 8 यानी से कि 10 किलो का आप बोझ है। सरल शब्दों जी। में अगर मैं कहूँ तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर कि शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने की ज़रूरत है, युवाओं का जो योगदान है वो शिक्षा में ज़्यादा है और उसी को बेहतर किया जा सकता है, और अगर वो बेहतर होगी, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा, साथ ही साथ मेरठ वासियों को जो विकास की गति पर ले जाने में उसमें योगदान रहेगा। लेकिन दीपक गुंज जी, मेरा सवाल आपसे अब अगला यही रहेगा कि ज़िला पंचायत सदस्य हैं आप, ज़िला स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो अभी किए जाने बाकी हैं, लेकिन अगर हम मेरठ की आधुनिकता की बात करते हैं, मेरठ की एक खूबी की बात करते हैं या फिर इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं तो 1857 में देश की आज़ादी का जो आंदोलन था उसकी नींव जो थी, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी वो मेरठ में ही 1857 में शुरू की गई थी। और मेरठ ही एक ऐसा ज़िला रहा जहाँ मेरठ में ही वो लोग रहे मौजूद जहाँ पर सबसे पहले जो आज़ादी थी देश की उसे शुरू किया गया। मेरठ का बहुत बड़ा योगदान, मेरठ वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन ऐसे में क्या जिला स्तर पर इस तरह की वो जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें मेंटेन किया गया है, उन्हें बरकरार रखा गया है जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए, कि उन्हें भी वो याद रहे कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की नींव जो थी मेरठ में रखी गई थी और मेरठ का जिस तरीके से योगदान रहा, क्या वो आने वाली पीढ़ी के लिए जिला स्तर पर काम किया गया है ताकि वो मेंटेन रहे? मैम, मैं जिस जिला पंचायत सदस्य का सदस्य हूँ, मेरे अध्यक्ष माननीय गौरव चौधरी जी, उनका भी इस ओर बहुत ध्यान है। और हमारी जो सरकारें रही हैं या अब जो सरकार चल रही है, अभी जैसे आप देखो मेरठ तहसील के सामने हमारा संग्रहालय है, जैसे फरदना में हमारी चर्च है, हस्तिनापुर से अभी आप बता रहे थे कि हस्तिनापुर में महाभारत कालीन हमारे अभी भी वहाँ पे पाए जाते हैं जी। तो मेरी अब अपने स्तर से भी और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी भी, अब सभी लोग इसमें जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो मेरठ को पहचाने। गंगा और जमुना के बीच में केवल मेरठ जिला है, जिसमें अब उसमें बागपत नया जिला बन गया, हापुड़ नया जिला बन गया, गाजियाबाद नया जिला बन गया, नोएडा नया जिला बन गया। तो मेरठ अपने आप में एक कमिश्नरी पहले से रही है ऐतिहासिक, और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी मेरठ को जैसे पहले हम लोग जानते हैं ऐसे ही आने वाली पीढ़ी भी मेरठ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखे। और हमें गर्व हो इस बात का कि देश की आजादी में सबसे पहले योगदान अगर किसी का हुआ तो वो मेरठ की धरती से शुरू हुआ। ठीक, कपिल मुखिया जी, ब्लॉक स्तर पर अगर हम महिलाओं की समस्याओं की बात करें, चूँकि महिलाओं का जो मुद्दा है वो बेहद ही संवेदनशील है और सरकारी जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से वो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और छात्राओं के लिए खास तौर पर चलाई जाती हैं। स्कूल जाती छात्राओं के लिए अगर हम बात करें तो वो कौन सी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ यहाँ की छात्राओं को मिल रहा है? महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ मिल रहा है? हालांकि सरकार की तरफ से लगातार वो योजनाएं हैं, लेकिन क्या सीधा लाभ उनका यहाँ पर रहने वाली महिलाओं को, छात्राओं को, बच्चियों को मिल रहा है? महिला सशक्तिकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोगो लगा रखा है कि महिला सशक्तिकरण। हमारे ब्लॉक स्तर की मैं बात करूं, ब्लॉक स्तर के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश में महिलाओं को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना, आपका राशन में सब जगह महिलाओं को शौचालय बनाने हो तो महिलाओं के नाम से सीधा सीधा लाभ बिल्कुल महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है। तो मैं बता दूं 33% जो आरक्षण था महिलाओं का हमारे ब्लॉक में, पूरे उत्तर प्रदेश में 51% महिलाएं ब्लॉक प्रमुख हैं और 47% महिलाएं ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सब किया गया है और महिलाएं बढ़ भी रही है आगे। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है तो महिलाओं को बहुत एक सुरक्षा जो है सबसे अहम, इसमें महिलाएं रात को खुली घूम रही है। आप देखते होंगे अक्सर, पहले लूटपाट, चोरी चकारी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, कुल आए दिन रेप, तो ये सारी घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। और इन चीजों को जो महिलाओं को एक सुरक्षा सबसे अहम है ताकि महिलाएं खुला घूम सके, अपनी आजादी में खुला घूम सके, तो उनके लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और वो आज महिलाएं शिक्षा में हो या किसी रोजगार में हो या घरेलू उद्योगों में हो,
सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो समूह बनाए जा रहे हैं लोग स्तर पे, महिलाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, समूह बना के लोन दिया जा रहा है। यानी महिलाओं के प्रति जितनी भी योजनाएं उनका सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है और अच्छी लेवल पर उनको लाभान्वित भी किया जा रहा है। महिलाओं की शिक्षा में स्तर, जो शिक्षा स्तर है उसमें विकास किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और तमाम आप जो जिक्र कर रहे हैं महिलाओं की शिक्षा के अलावा उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है। लेकिन अजय जी, जितनी अभी हमने चर्चा की पूरे मेरठ को लेकर, कितने वो मुद्दे हैं, किस तरह के वो मुद्दे हैं और किस तरह की वो योजनाएं हैं, क्या वाकई में यहाँ की महिलाएं, यहाँ की छात्राएं, यहाँ की बच्चियाँ जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या उनसे लाभान्वित हो रही हैं? आपके समझ में क्या आ रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मेरठ के जो लोग हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से उठा पा रहे हैं? और अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? नहीं, देखिए मनीषा जी, बिल्कुल जो भी सरकारी योजनाएं जो है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जब से ये जो है योगी जी की जो है गवर्नमेंट आई है या उससे पहले आई है, तो जो भी सरकारी जो भी योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर जो है हम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है पत्रकार हैं, हम लोग जो है रहते हैं, तो हम लोग जो है बिल्कुल देखते हैं कि बिल्कुल ये जो है सभी योजनाएं धरातल पर होती हुई जो है दिख रही हैं। और जो मतलब इनके जिन लोगों की इनकी आवश्यकता है इन योजनाओं की, उन लोगों तक ये जो है योजना पहुंचाई जा रही है। और इसकी जो मॉनिटरिंग है, मैं उसकी भी जो है मैं शासन और जो प्रशासन की मैं जो प्रशंसा करता हूँ कि जो पहले कभी नहीं हुआ उसकी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अगर मैं महिलाओं की आज भी बात करूं तो मेरठ में आज भी जो है महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर हम जब कभी भी जो है कहीं हम निकलते हैं तो किसी महिला के साथ कोई जो है छेड़छाड़ या किसी महिला के साथ जो है कुछ जो है बदतमीजी, विभिन्न जो है यूपी जो है पुलिस ने विभिन्न जो है थानों में जो है महिला सेल बनाए हैं। लेकिन जो है महिला सेल कुछ ही थानों में एक्टिव है। जो है बच्चियां हैं, वे लोग थाने में जाती हैं, जो है परेशान रहती हैं, हमारे पास आती हैं, हम उनकी जो है खबर छापते हैं। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं जो है बात करूं तो योजनाएं पहुंचाई जा रही है। और जो भी महिलाओं के लिए और जो कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरा किया जाना अभी बाकी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी पूरा किया जाना बाकी है और जिन पर कार्य करने की अभी जरूरत है। चाहे हम ब्लॉक स्तर की बात करें, जिला स्तर की बात करें, नगर पालिका स्तर की बात करें, तो हर जगह वो मुद्दे मौजूद हैं जहां पर अभी बहुत से काम हैं वो किए जाने बाकी हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की मेरठ जिले की, क्योंकि मेरठ एक ऐसा जिला है जिसमें खेल और खिलाड़ियों को महत्वता दी जाती है और मेरठ में ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई विषय हैं और ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका निस्तारण होना, जिनका निराकरण होना अभी बाकी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अभी काम किया जाना बाकी है और तेजी के साथ सरकार की योजनाओं के प्रति जो लाभान्वित हैं वो भी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका लाभ जो है वो सीधा लोगों को मिलता भी नजर आ रहा है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।